हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने वो किया, एरोगेंट होते हुए उस आदमी ने कहा। देखो मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि जो लड़की मुझे पसंद आ जाती है उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतना सख्त नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो अभी भी नेगोशिएशंस किया जा सकता है। प्रभाकर की आंखें ऊपर से नीचे तक शिवानी को देखने लगीं। ये सुनते ही शिवानी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसका शरीर कांपने लगा। ऐसा नहीं है कि शिवानी प्रभाकर को अफेंड नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो प्रभाकर के मुंह नहीं लगना चाहती थी। उसी समय अचानक से नक्श ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, यह कुत्ता कहाँ से आया है और ये इतना भौंक क्यों रहा है? नक्श की बात सुनकर प्रभाकर के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। निडर होते हुए उसने नक्श से कहा, कौन है तू? तू क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? इस बैंकेट में आकर अपने आप को कोई बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है। अपनी औकात मत भूल, तू शिवानी का कुत्ता है, उसका बॉडीगार्ड है। तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कुत्ते? मिस्टर प्रभाकर तमीज से बात कीजिए। ये भानुशाली ग्रुप के सीईओ हैं। नक्श की इमेज को बचाने के लिए तुरंत ही सेक्रेटरी नंदिता मैदान में कूद पड़ी। क्या क्या बकवास है ये? अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे लगता कि पता नहीं भगवान ने यह कुदरत का करिश्मा कहाँ से भेज दिया है। तो ये है भानुशाली ग्रुप का सीईओ, जिसके चेहरे पर पूरी तरह से अभी तक दाढ़ी भी नहीं निकली है। नफरत दिखाते हुए प्रभाकर ने कहा, रात को भी इस महाशय ने सनग्लासेस लगा रखे हैं। अब ये मत कहना कि ये अंधे भी हैं। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, है ना? गुस्से से गरजते हुए नक्श ने कहा। नक्श ने सनग्लासेस इसलिए पहने थे जिससे कोई स्टूपिड उसे जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद की नज़र से ना देखे। इसलिए नक्श ने इस तरह का ड्रेसअप किया जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। लेकिन नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी शानदार और भव्य पार्टी में उसकी मुलाकात एक बेवकूफ़ से होगी जिसका नाम प्रभाकर है। क्या कहा तुमने? प्रभाकर कुछ ज़्यादा ही फ्यूरियस हो गया। तो क्या हुआ अगर तुम भानुशाली ग्रुप के सीईओ हो? तुम्हारा एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखता हूँ कि तुम्हारे कितने कनेक्शंस हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर लगता है? भूल जाओ बेटा, ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम अपने आप को आसानी से बचा सकते हो। बस चुपचाप शिवानी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा ये बाप तुम्हारे भानुशाली ग्रुप को मिनटों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर कर देगा। प्रभाकर ने नक्श को पॉइंट आउट करते हुए कहा। पार्टी तो शुरू हुई नहीं, लेकिन इस तरह का माहौल बन गया जिसने वहां मौजूद कई गेस्ट की इंटेंशन अपनी तरफ खींची। लेकिन कोई भी गेस्ट उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहता था। उसके दो कारण थे। सबसे पहला तो प्रभाकर की इन्फ्लुएंस बहुत ही स्ट्रांग थी, और दूसरा कोई नहीं जानता था कि नक्श कितना पावरफुल है। अगर कोई भी गलती से गलत साइड में जाकर खड़ा हो गया तो उनके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे मामले में दूरी बनाई जाए तो बेहतर है। बस दूर से तमाशा देखो, यही सही है। बेहतर होगा कि तुम अपनी इस उंगली का सही इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नक्श की टोन अब कुछ ज़्यादा ही कड़क हो गई थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि कोई उसे उंगली दिखाकर बात करे। ये बच्चा वाकई में कुछ ज़्यादा ही बोलता है। मुस्कुराते हुए प्रभाकर ने अपना वाइन का ग्लास पास में खड़ी एक खूबसूरत लड़की को थमाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए हाथ से इशारा किया। देखते ही देखते वहां पर दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स आ गए। वो दोनों बॉडीगार्ड्स नक्श के 4 गुना लंबे और चौड़े थे। प्रभाकर ने भारी कीमत देकर उन्हें अपने साथ शामिल किया था। यहाँ पर बहुत लोग हैं, थोड़ा इनकन्वेंशन होकर अगर तुम्हारे अंदर गैट्स हैं तो चलो मेरे साथ टॉयलेट में। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ प्रभाकर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम वहां चलना चाहते हो तो चलो।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया? नक्श बिल्कुल भी नहीं डरा था। जहाँ लेकर चलना है चलो, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ मैटर सेटल करना है। जब नक्श को पता चला कि शिवानी एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ काम करने से मना कर रही है, तो उसे समझ नहीं आया कि शिवानी ऐसा क्यों कर रही है। शिवानी के करियर की एक अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन वो अपने करियर पर ब्रेक क्यों लगा रही है? लेकिन यहाँ आकर जब नक्श ने प्रभाकर के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना तो उसे पूरा खेल समझ आ गया था। तो इस वजह से भानुशाली ग्रुप के साथ जुड़े लोग एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ काम करने से मना कर रहे थे, क्योंकि प्रभाकर की गंदी नज़रें शिवानी और शिवानी जैसी कई एक्ट्रेस पर थी। बहुत बढ़िया बच्चे। वैसे पैदा हुए गाय के बछड़े को शेर से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं होती है। खैर, टॉयलेट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे तुम्हें वहां आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। यह बोलने के बाद प्रभाकर अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने ये सारा नजारा देखा तो कंफ्यूज्ड होते हुए सभी के सर हिलने लगे थे। इसमें कोई शक नहीं कि भानुशाली ग्रुप ने अपने ऊपर आए गहरे संकट को मात दे दी थी और उसके पीछे नक्श का हाथ था, लेकिन वो बिजनेस का मामला था और यहाँ पर फिजिकल लड़ाई होने वाली थी। और देखा जाए तो नक्श अभी बहुत जवान है, उसे पता भी नहीं है कि प्रभाकर हर मामले में उससे ताकतवर है। पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में उसका दबदबा है और कोई भी उसे अफेंड करने की हिम्मत नहीं करता है। नक्श के बारे में सोचकर सभी के माथे पर पसीना आने लगा था। चूंकि भानुशाली ग्रुप खूबसूरत शहर की नंबर 1 कंपनी है, अगर उस कंपनी के सीईओ को बुरी तरह पीटा गया तो ये हेडलाइन बन जाएगी। इसी के साथ कंपनी के रेपुटेशन पर भी गहरा असर पड़ेगा। हालांकि नक्श को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसके हाथ में बहुत सारे ट्रम्प्स कार्ड थे, जिसे उसने पब्लिक के सामने रिवील नहीं किया था। ऊपर से नक्श अब अपनी बनाई हुई ताकत की गोली भी ले चुका था। अब उसके सामने बाहुबली भी आ जाए तो भी नक्श को डरने की जरूरत नहीं है। उसकी स्किल्स और भी ज्यादा निखर गई थी। नक्श, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जब शिवानी ने देखा कि नक्श के कदम टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगे हैं, तो उसने आगे बढ़ते हुए तुरंत ही नक्श का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। सर, आपको इमोशंस में बहकर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभाकर की द ग्रंज कंपनी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत दबदबा है। हमें उनके साथ में कोई कन्फल्टिस नहीं करना चाहिए। नंदिता ने भी नक्श को समझाने की कोशिश की, जिससे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को रोका जा सके। पिछली बार जो संकट आया था, नंदिता उसे अब तक नहीं भूल पाई थी। नक्श के सीईओ बनने से पहले ही सेक्रेटरी नंदिता अपना काम संभाल रही थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि प्रभाकर किस चिड़िया का नाम है। उसे प्रोवोक करना यानी मुसीबत को गले लगाना था, और यहाँ पर अब और कोई मुसीबत नहीं चाहिए थी। नक्श, मेरी मानो तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, शिवानी ने फिर से नक्श को समझाते हुए कहा। वो जानती थी कि नक्श उसके लिए स्टैंड ले रहा है। कोई बात नहीं, हम सब अडल्ट हैं। अगर तुम्हें कोई और बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। वैसे भी हम यहाँ गेस्ट की तरह आए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई करेगा, कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा। इससे पहले कि शिवानी और नंदिता कुछ बोलते, नक्श के कदम टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगे थे। यह देखकर वो दोनों लड़कियां काफी एंजियस हो गई थीं। जैसे ही नक्श टॉयलेट के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि प्रभाकर ने सिगार जला रखा है और उसके दोनों बॉडीगार्ड साइड में खड़े थे। बच्चे, क्योंकि तुम भानुशाली ग्रुप के सीईओ हो और काफी डिसेंट लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत रिजनेबल टाइप का आदमी हूँ, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर तुम गलत हो। इससे पहले कि तुम पूरी इज्जत के साथ शिवानी को मेरे हवाले करो, मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे बैठकर मुझे 3 बार सॉरी बोलो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आज मैटर भूल जाऊंगा। प्रभाकर ने निडर होते हुए कहा। बेवकूफ,
नक्श ने कड़क अंदाज के साथ प्रभाकर की ओर देखा और अपनी जीभ खोलते हुए टॉयलेट के अंदर बढ़ने लगा। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? गुस्से में प्रभाकर ने अपने सिगार को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही प्रभाकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो दोनों बॉडीगार्ड्स नक्श की तरफ लपके। शुक्र है कि नक्श ने टॉयलेट करना शुरू नहीं किया था और उसका ध्यान उन दोनों पर था। ओह गॉड, मुझे लगा था कि तुम बूढ़े हो तो समझदार हो, लेकिन नहीं, मेहमानों के बीच में भी तुम्हें लड़ाई करनी है। हालांकि नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर जरूर आए थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान उन दोनों बॉडीगार्ड्स पर था। जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने हमला किया, वैसे ही नक्श ने उसके अटैक को डॉज किया और उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। नक्श में इतनी ताकत आ गई थी कि उस बॉडीगार्ड के हाथ की हड्डी टूट गई और उस आवाज से पूरा टॉयलेट इंचो करने लगा। दर्द के मारे छटपटाते हुए वो आदमी जमीन पर बैठ गया। ठीक उसी समय नक्श ने दूसरे को अटैक किया। ध्यान से देखा जाए और समझा जाए, उस आदमी ने मुक्के से हमला करने की कोशिश की, लेकिन नक्श ने नीचे झुककर अपनी कोहनी से उसके मुंह पर वार किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि लेकिन उस दूसरे आदमी के आगे के 4 दांत टूटकर नीचे गिर गए और उसकी नाक भी टूट गई थी। उसका चेहरा खून से सन गया था। लेकिन यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई। नक्श ने उसे इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो सीधा प्रभाकर के ऊपर जा गिरा। यूजलेस बॉडीगार्ड, हट मेरे रास्ते से! गुस्से से दहाड़ते हुए प्रभाकर ने उस आदमी को अपने से अलग किया और अपने आप को संभालने की कोशिश की। जैसे ही प्रभाकर ने होश संभाले और नक्श की ओर देखा, वैसे ही नक्श ने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। बस नक्श का एक मुक्का ही काफी था प्रभाकर को शांत करने के लिए। उसके बाद उससे हिला तक नहीं गया और वो वहीं टॉयलेट में बैठ गया। नक्श ने प्रभाकर की ओर देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर प्रभाकर, मजा आ रहा है ना? भाड़ में जाओ, गुस्से से दहाड़ते हुए प्रभाकर बोला। तुम दोनों को पालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की निकम्मो। तुम दोनों तो किसी काम के नहीं हो। प्रभाकर की डांट सुनकर जैसे तैसे वो दोनों बॉडीगार्ड्स खड़े हुए, लेकिन तभी नक्श ने उन्हें पॉइंट आउट करते हुए कहा, अगर तुम दोनों को मौत से डर नहीं लगता है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। यह सुनकर उन दोनों बॉडीगार्ड्स की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो गई। दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन दोनों ने इससे पहले इतने पावरफुल इंसान से मुकाबला नहीं किया था। जी हाँ, यहाँ नक्श की ही बात हो रही है। वाकई में तुम दोनों को खिलाकर और पालकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इससे पहले कि प्रभाकर ऊपर उड़ता, नक्श ने लात मारकर उसे जमीन पर ढेर कर दिया। साले कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझ पर हमला करेगा। अब तू देखता जा कि मैं कैसे तुझे और तेरे भानुशाली ग्रुप को बर्बाद करता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तू मुझे दिखा कि तू कैसे मुझे और मेरी कंपनी को बर्बाद करेगा। नक्श ने प्रभाकर को जमीन से उठाते हुए कहा। यह बोलने के बाद नक्श का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि अपनी चरम पर पहुंच गया और उसने तुरंत ही प्रभाकर की छाती पर मुक्का जड़ा। मुक्का खाते ही प्रभाकर को खांसी आना शुरू हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी टॉयलेट का शहद चखा होगा। यह बोलते हुए नक्श ने अपने सामने टॉयलेट का दरवाजा खोला और प्रभाकर को पकड़कर अंदर ले गया। तू क्या करना चाहता है? पागल तो नहीं हो गया बच्चे? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही प्रभाकर के मुंह से ऐसे शब्द बाहर आए, वैसे ही नक्श ने उसका सर पकड़कर कमोड़ में डाल दिया। बेचारा प्रभाकर, इससे पहले जो भी इस टॉयलेट में आया होगा उसने फ्लश भी नहीं किया था। अब तो वाकई में प्रभाकर को टॉयलेट के शहद के दर्शन भी हो गए थे और उसने स्वाद भी चख लिया था। छटपटाते हुए प्रभाकर अपने मुंह को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नक्श की ताकत के सामने वो कुछ नहीं था। जब नक्श को लगा कि वो अंदर ही मर जाएगा, तब उसने प्रभाकर को कमोड से बाहर निकाला, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कमीने, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा उसकी लाल आंखों में दिख रहा था।
तो कुछ ऐसा हुआ प्रभाकर का अंजाम। लेकिन क्या इस हादसे से नक्श ने अपने सर पर दुश्मनी का ताज नहीं पहन लिया था? क्या धीरे धीरे नक्श के दुश्मन बढ़ने लगेंगे? वैसे अब प्रभाकर की अगली चाल क्या होगी? क्या उस चाल से नक्श को नुकसान पहुंचेगा या फिर नक्श ने उसके समीकरण भी बना लिए होंगे? क्या होगा जब भीड़ को पता चलेगा कि नक्श ने प्रभाकर को अच्छा सबक सिखाया है? भीड़ किसकी तरफ झुकेगी और आगे और क्या कांड होगा?